So simple tutorial. यदि आपके अंगूठे में दर्द है, यदि आपको लाइक, शेयर या सब्सक्राइब करने में कष्ट होता है, तो मान्यवर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इसे छोड़कर जा सकते हैं। Good morning students. Welcome to SST. So simple tutorial. In the previous class we had discussed rights against exploitation. Today we are going to discuss three rights: right to freedom of religion, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies. सबसे पहले फ्रीडम ऑफ रिलीजन। बच्चों, आपको तो पता ही है कि इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। देयर इज नो स्टेट रिलीजन। इट मेंटेन्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजन्स। इट इज न्यूट्रल एंड इम्पार्शियल इन डीलिंग विद ऑल रिलीजन्स। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को बच्चों आर्टिकल 25 से 28 में एक्सप्लेन किया गया है। आर्टिकल 25 क्या कहता है? Every person has a right to profess, practice and propagate the religion he or she believes in. हर व्यक्ति अपने धर्म को मानने, उस पर आचरण करने और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र होता है। अब जब फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि धर्म के नाम पर कुछ भी करें। उदाहरण के लिए कोई किसी विधवा को सर मुड़वाने के लिए या सफेद साड़ी पहनने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, या धर्म के नाम पर कोई नर बलि या पशु की बलि नहीं दी जा सकती। यहाँ राइट टू प्रोपगेट वंस रिलीजन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह नहीं होता है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करे। कोई यदि अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करता है तो वो उसके लिए स्वतंत्र है। आर्टिकल 26 क्या कहता है? एवरी रिलीजियस ग्रुप और सेक्ट इज फ्री टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर्स। इसके तहत हर रिलीजियस ग्रुप को धार्मिक उद्देश्यों के लिए संस्था बनाने और उसके मैनेजमेंट करने का अधिकार है। आर्टिकल 27 says freedom from taxation for promotion of a religion. That means the government cannot compel any person to pay any taxes for the promotion or maintenance of any particular religion or religious institution. मतलब ये कि किसी व्यक्ति पर कोई वैसा टैक्स नहीं लगाया जा सकता जिसका इस्तेमाल किसी धर्म के प्रमोशन या मेंटेनेंस के लिए हो। आर्टिकल 28 says there shall be no religious instructions in the government educational institutions. गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में किसी तरह का रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं होना चाहिए, पर यदि वो किसी प्राइवेट संस्था द्वारा संचालित एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो तो वहां के किसी भी व्यक्ति को प्रार्थना में हिस्सा लेने के लिए या किसी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ओके, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या बातें हुई? नंबर 1, एवरीवन हैज द राइट टू प्रोफेस, practice and propagate the religion of his her choice. याद रखिएगा ट्रिपल पी: profess, practice and propagate. Number 2, every religious group is free to manage its religious affairs. Third, government cannot compel any person to pay any tax for the promotion of a particular religion or religious institution. And fourth, there shall be no religious instructions in the government educational institutions. Okay, let us now go to the next right: cultural and educational rights. Cultural and educational rights को बच्चों आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है। आर्टिकल 29(1) says any section of citizen with a distinct language or culture have a right to conserve it. There is no reasonable restrictions here. इस आर्टिकल के अनुसार देश के सभी नागरिकों को अपनी संस्कृति व शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को, ध्यान दीजिए, प्रत्येक वर्ग को, सिर्फ माइनॉरिटीज को नहीं, नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार है। आर्टिकल 29(2) says that admission to any educational institution maintained by the government or
receiving government aid cannot be denied to any citizen on the grounds of religion or language. इस तरह राज्य द्वारा संचालित संस्थानों में एडमिशन के लिए जाति हो, वर्ग हो, किसी भी आधार पर कोई भी भेद नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं आर्टिकल 30 क्या कहता है। आर्टिकल 30 says all minorities have the right to establish and administer educational institutions of their choice. Minorities here may be religious minority or linguistic minority. इस आर्टिकल के अनुसार माइनॉरिटीज को अपनी इच्छा अनुसार शिक्षण संस्थान की स्थापना और उनके संचालन संबंधी अधिकार प्राप्त हैं। ऐसा कर वे अपने कल्चर को डेवलप और प्रिजर्व कर सकते हैं। अब देखते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को बच्चों आर्टिकल 32 में दिया गया है। अब तक हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए राइट्स की एक लंबी लिस्ट पढ़ चुके हैं, पर सिर्फ इन राइट्स को दे देना ही काफी होता है क्या? जब आपके किसी राइट्स का वायलेशन होगा तब आप क्या करेंगे? कोई तरीका तो होना चाहिए जिससे इनके वायलेशन होने पर आपके राइट्स की रक्षा की जा सके। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ही वह साधन है बच्चों जो ऐसी स्थिति में आपकी मदद करता है। एक तो यह खुद एक फंडामेंटल राइट है और दूसरा इट मेक्स अदर राइट्स इफेक्टिव। विदाउट दिस राइट अदर राइट्स आर मीनिंगलेस। When any of our rights are violated, we can seek remedy through courts. If it is a fundamental right, we can directly approach to the Supreme Court or the High Court of a state. आर्टिकल 32 हमें यह अधिकार देता है कि जब हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो तब हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने इस राइट को हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। डियर स्टूडेंट्स, फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर्स, द एग्जीक्यूटिव एंड एनी अदर अथॉरिटीज इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट। फंडामेंटल राइट्स लेजिस्लेचर हो या एग्जीक्यूटिव का कोई एक्शन हो, इन सब से ऊपर है। फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करने वाला न कोई लॉ बन सकता है, न कोई फैसला लिया जा सकता है। लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए लॉ से या एग्जीक्यूटिव के किसी फैसले से यदि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वो लॉ या फैसला इनवैलिड हो जाएगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए कई तरह के रिट्स जारी कर सकते हैं। रिट्स आपके लिए एक न्यू टर्म है। रिट्स आर ए formal document containing the order of a court to the government issued only by the High Court or Supreme Court. ये कुछ रिट्स हैं आपके स्क्रीन में। habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, certiorari। ये आपके सिलेबस के बाहर है, बस आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। फिर भी चलिए एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। habeas corpus क्या होता है? habeas corpus एक लैटिन वर्ड है। It means to have the body of, मतलब हमारे समक्ष शरीर प्रस्तुत करो। यह रिट उस व्यक्ति को इशू किया जाता है जिसने किसी व्यक्ति को बंदी बनाकर रखा हो। कोर्ट इस रिट के माध्यम से उसे आज्ञा देता है कि उस कैदी को पास के कोर्ट में प्रेजेंट करो। यदि कोर्ट पाता है कि गिरफ्तारी के ग्राउंड्स लॉफुल नहीं है या सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो उस व्यक्ति को तत्काल रिहाई के आदेश दे देता है। इंडिविजुअल लिबर्टी के आर्बिट्रेरी डिटेंशन को डिफेंड करने का यह बड़ा इफेक्टिव तरीका है। आपने वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस में पीआईएल पढ़ा ना? अब तो यदि मामला पब्लिक इंटरेस्ट का हो तो कोई भी नागरिक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में किसी लॉ या गवर्नमेंट के एक्शन के अगेंस्ट मुकदमा दर्ज कर सकता है। आप जज के नाम एक सिंपल पोस्ट कार्ड भी डाल सकते हैं। यदि उन्हें लगेगा कि मामला वाकई पब्लिक इंटरेस्ट का है तो वो उस मामले की कार्रवाई करेंगे। जुडिशरी के अलावे और भी कई मैकेनिज्म हैं जो बाद में आए हैं। वे भी लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन ऑन वीमेन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वगैरह। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पर हम लोग अगले क्लास पर चर्चा करेंगे। Let me stop here, students.
I hope you have understood this right, rather these rights. Now you read your book once. In the next class, we will discuss NHRC. Till then, enjoy reading and have a nice time. Thank you.